इससे अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि ये प्री टर्म लेबर है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल जो लेबर है वो होती क्या है। लेबर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो इंटेंसिटी है, मतलब इनकी जो शिद्दत और इनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो सर्विक्स में इस तरह की चेंजेस ले आए कि वो सॉफ्ट हो जाए और डायलेटेशन शुरू हो जाए, कि उसका मुंह खुलना शुरू हो जाए, तो ये होता है एक लेबर प्रोसेस। लेकिन अगर आप में इस तरह की कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, पेन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, लेकिन एक तो वो बहुत माइल्ड हैं, दूसरा वो इरेगुलर हैं, थर्ड उनकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम है और बाज़ोकात वो 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो खुद ही रुक जाती हैं, तो ये बिल्कुल भी लेबर नहीं है। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऑब्ज़र्व करें। इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉल्स लेबर। लेकिन आपको डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करना है ताकि वो आपको पूरी तरह एवेलुएट कर सकें। और अगर आप प्री टर्म डिलीवरी की तरफ जा रही हैं तो चंद ज़रूरी ऐसे इक़दाम हैं जो वो आपको एडवाइस करेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम प्री टर्म को डायग्नोस कैसे करेंगे। तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि जो डॉक्टर हैं वो आपसे आपकी लेबर पेन से रिलेटेड जो हैं वो एक फुल डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगी कि आपको पेन कब से है, कितने ड्यूरेशन की वो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको आ रही है, किसी किस्म की कोई वाटर लीकेज वगैरह तो नहीं हुई, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई रेड कलर का कोई म्यूकस, कोई ब्लड डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं निकला। इसके साथ साथ क्या होगा कि वो आपको फिज़िकली भी आपको एग्ज़ामिन करेंगी बाय स्पेकुलम। स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन का ये फ़ायदा हो जाता है कि जो आपका सर्विक्स है वो बहुत क्लियर नज़र आ जाता है, और अगर उसमें किसी किस्म की कोई चेंज है, मतलब ये कि वो ओपन हो रहा है, डायलेट हो रहा है, तो वो उसका भी पता चल जाता है कि यूट्रस का मुंह जो है वो खुल रहा है। उसके साथ साथ अगर उसमें से कोई वाटर लीकेज वगैरह है वो हो रही है या कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाती है। हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद जो एक दूसरा बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड का ये फ़ायदा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गेस्टेशनल एज जो है वो 30 वीक्स है और अल्ट्रासाउंड पे जो सर्विक्स की लेंथ है वो मोर देन 1.5 सेंटीमीटर आई है, तो ये एक रीअश्योरेंस मिल जाती है कि अगले 2 वीक्स तक एटलीस्ट प्री टर्म डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं हैं। ज़्यादातर ये अल्ट्रासाउंड उन केसेस में किया जाता है जिन ख़वातीन में प्रीवियसली प्री टर्म लेबर की हिस्ट्री होती है। उनका सीरियल जो है वो TVS ट्रांसवेजाइनल स्कैन आफ्टर 2 वीक्स जो है वो किया जाता है। आफ्टर अल्ट्रासाउंड जो एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में हाईली चांसेस हैं प्री टर्म डिलीवरी के, उस टेस्ट का नाम है फीटल फिब्रोनेक्टिन टेस्ट। ये टेस्ट मोस्टली बिटवीन 24 टू 34 वीक्स जो गेस्टेशनल एज होती है उसके दौरान अगर रिस्क ऑफ प्री टर्म हो तो ये टेस्ट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आसान टेस्ट है जिसमें एक सिंपली वजाइनल जो सिक्रीशंस हैं उनका एक स्वैब ले लिया जाता है और उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। जिस पेशेंट में प्री टर्म का रिस्क ज़्यादा होता है उसकी बॉडी में एक ख़ास प्रोटीन जिसे फिब्रोनेक्टिन कहते हैं वो सक्रीट होना शुरू हो जाती है, तो उसकी एक ख़ास वैल्यू होती है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो रिस्क ऑफ प्री टर्म बढ़ जाता है। तो ये थे 2 इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे हम रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको इन दोनों टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप या आपकी सराउंडिंग में अगर कोई भी खातून जो हैं वो रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर पे हैं और वो डॉक्टर के पास जाती हैं और उनको डॉक्टर ये 2 टेस्ट मतलब उनको TVS करवाने को कहते हैं या फिर ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन और अबाउट दिस टेस्ट, तो अगर आपने ये सुना होगा समझा होगा तो आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें हमारा ही फ़ायदा है।
क्योंकि बहुत सारी पेशेंट जो हैं उनके माइंड में एक बहुत ही रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट है कि अगर टीवीएस जो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड है, अगर डॉक्टर ये करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लेबर स्टार्ट हो जाए, या अगर स्पेकुलम जो है उससे फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है टू नो अबाउट द सर्विक्स कंडीशन, तो पेशेंट को लगता है कि कहीं ये भी एक मतलब उनके माइंड में एक खौफ होता है, डर होता है कि हर वो चीज़ जिससे हमें एग्ज़ामिन किया जा रहा है कहीं वो हमारे लिए ख़तरे का बायस तो नहीं है। तो मैं आपको पूरी तरह रीअश्योर करती हूँ कि टीवीएस या स्पेकुलम एग्जामिनेशन ये चीज़ें अगर हम प्रेगनेंसी में करते हैं, आपको प्रॉपरली एग्ज़ामिन करने के लिए, आपकी डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होता। ये आपके रिस्क ऑफ प्री टर्म को बिल्कुल नहीं बढ़ाता, बल्कि ये आपकी डायग्नोसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बढ़ते हैं हम लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है मैनेजमेंट। कि अगर खुदा न खास्ता इन टेस्ट से या अल्ट्रासाउंड से, सर्वाइकल लेंथ से हमें ये पता चल गया है कि ये प्री टर्म लेबर है, तो हमें फौरी तौर पे क्या क्या ऐसा करना है कि अगर ये बच्चा डिलीवर हो जाए तो इसके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं नीको में रह के। मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन। क्योंकि जब प्री टर्म डिलीवरी होती है तो उसमें बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सांस लेने में होती है, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं यानी जो उसके फेफड़े हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते। तो ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन हैं, ये बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन, ये दोनों ही जो हैं बेनिफिशियल हैं। अगर ये पेशेंट को, ख़ास तौर पे बीटामेथाजोन जो है, इसके 2 इंजेक्शन 24 आवर्स के इंटरवल से पेशेंट को दिए जाते हैं, और इससे हाईली चांसेस होते हैं कि ये बेबी जो है वो इंशाल्लाह आफ्टर डिलीवरी जो है वो सर्वाइव कर लेगा। सेकंड जो स्टेप है वो है एंटीबायोटिक्स। ये भी सिर्फ उस सूरत में ज़रूरी हैं कि अगर लीकेज वाटर बैग जो है वो रप्चर हो गया है, बेबी अभी जो है वो एज सच कोई लेबर पेन वगैरह स्टार्ट नहीं हुई, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम करने के लिए प्रोफाइलेक्टिकली हम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे है टोकोलेटिक। ये ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह तो हो रही हैं, लेकिन फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद पता चला है कि सर्विक्स जो है वो बिल्कुल क्लोज़ है, किसी किस्म की कोई लीकेज, कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, और पेशेंट ऑलरेडी प्री टर्म है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं जो इन कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देती हैं। ये 3-4 डिफरेंट टाइप्स की हैं, और हर मेडिसिन के अपने बेनिफिट भी हैं और साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट हिस्ट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक ऐसी मेडिसिन है भी जो कि अस्थमा के पेशेंट को नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, ये मैं जस्ट एज अ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉपर हिस्ट्री ये डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन जो है टू स्टॉप द कॉन्ट्रैक्शन हम दे सकते हैं। इस मेडिसिन देने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये कि अगर प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू भी रह सकती है, मैक्सिमम देखा गया है कि 2 to 7 डेज़ भी जो है वो प्री टर्म जो डिलीवरी है वो डिले हो गई है। उसके अलावा ये है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन हैं हमने दिए हुए हैं, उनका भी असर करने के लिए एक प्रॉपर टाइम पीरियड एटलीस्ट मोर देन 24 आवर्स यानी 1 से 2 दिन चाहिए होते हैं, जिसमें बच्चे के जो फेफड़े हैं उन पे बहुत अच्छा जो है उन इंजेक्शन का इफ़ेक्ट जो है वो आ सकता है। थर्ड नंबर पे ये होता है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है नीको की, नीको जो होता है वो बच्चों के इंटेंसिव केयर यूनिट को कहते हैं, ICU को, तो ऐसे पेशेंट को जो है वो बड़े हॉस्पिटल्स में जो है वो रेफ़र किया जाता है। तो इस ड्यूरेशन के लिए भी उनको फौरी तौर पे ऐसी मेडिसिन जो है, चाहे वो इंजेक्टेबल हों या टैबलेट फॉर्म में हों, वो दी जाती हैं ताकि वो वक्ती तौर पे उनकी कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो ख़त्म कर दें या कम रखें, ताकि पेशेंट को जो है वो जहाँ पे हम उसको पहुँचाना चाह रहे हैं वो वहाँ पे पहुँच जाए। मीनवाइल उनके इंजेक्शन को जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो इंजेक्शन है उसको भी एक प्रॉपर टाइम पीरियड मिल जाए अपना पूरा असर जो है वो दिखाने के लिए,
तो इस लिहाज से इन मेडिसिन्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बट ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन जो है वो यूज़ की जाती हैं। एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि ये जो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन हैं और जो टोकोलिटिक्स हैं, ये दोनों ट्रीटमेंट जो हैं पेशेंट को ऑफ़र की जाती हैं बिटवीन 26 वीक्स टू 34 वीक्स। 34 वीक्स के बाद भी इनको दिया जा सकता है, लेकिन तब तक बच्चा जो है वो काफ़ी बेहतर, मतलब उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है। तो आपने ये जहन में रखना है कि इन दोनों ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है बिटवीन 26 वीक्स टू 34 वीक्स है। इसके बाद लास्ट ऑफ ऑल एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट दी जा सकती है, इस मेडिसिन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये भी टोकोलिटिक्स की तरह प्री टर्म डिलीवरी कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने का भी काम करती है। उसके साथ जो इसका एक्चुअली फ़ायदा है वो ये है कि ये जो प्री टर्म बेबीज़ हैं, ऑफ कोर्स उनके जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करेगी उतना ही बच्चे के जो सारे बॉडी सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली नियर टू टर्म अपना सारा फंक्शंस जो हैं वो अच्छे तरीके से करना शुरू कर देंगे। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जितने वो प्री टर्म होंगे उतने ही उनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फेफड़ों का है या ब्रेन का है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ख़ास तौर पे रिलेटेड टू ब्रेन, उन इश्यूज़ को जो है मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कम करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ मैंने अपनी प्री एक्लैम्शिया वाली वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो हाई बीपी की वजह से एक्लैम्शिया हो जाता है जिसमें पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं, तो उसके लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ होता है जो इन फिट्स को कंट्रोल करता है। और अगर प्री टर्म की रीज़न जो है वो सर्विक्स से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने बताया कि वो शॉर्ट सर्विक्स है ड्यू टू एनी सर्जरी, एनी कोन बायोप्सी, किसी भी वजह से, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को जो है वो सर्वाइकल सर्कलज, इसको भी मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन रिकरेंट अबॉर्शन वाली वीडियो में किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट को बिल्कुल शॉर्ट से ड्यूरेशन के लिए हॉस्पिटल डे सर्जरी में ये लोग आते हैं और इनके सर्विक्स को जो है वो स्टिच कर दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा उनकी सूचरिंग कर दी जाती है, उसके जो ओपनिंग होती है उसको टाइटली क्लोज़ कर दिया जाता है। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिसाइड करना कि किस पेशेंट का सर्वाइकल सर्कलज है, इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसमें कंटिन्यूसली उनकी हिस्ट्री आ रही है प्री टर्म डिलीवरीज़ की या रिकरेंट अबॉर्शंस की, तो ऐसे पेशेंट को हर दफ़ा की प्रेगनेंसी में बिटवीन 12 टू 14 वीक्स, जो कि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, इस ड्यूरेशन में जो है उनको बुक किया जाता है और सर्जिकली उनके सर्विक्स को क्लोज़ कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ पेशेंट जिनको बिकॉज़ ऑफ हिस्ट्री उनकी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए रेगुलर मॉनिटरिंग उनके सर्विक्स की लेंथ की जा रही होती है, तो जहाँ पे उनकी लेंथ लेस दैन 25 मिलीमीटर तक आ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को भी जो है वो एडवाइस किया जाता है कि आपका जो सर्कलज जो है वो आपके लिए बेहतर है। और अगर कुछ पेशेंट जो है वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं तो ऐसे पेशेंट को प्रोजेस्टेरोन की जो सपोजिटरीज़ हैं वो भी एडवाइस की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट ऐसी होती हैं जिनमें प्रीवियसली सर्विक्स से रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह की हिस्ट्री नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो सर्विक्स की लेंथ है वो लेस दैन 25 mm होती है, तो ऐसे पेशेंट को जो प्रोजेस्टेरोन सपोजिटरीज़ हैं वो डेली मतलब एडवाइस की जाती हैं। आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि एक रेस्क्यू सर्कलज भी होता है। ये भी हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि इट्स अप टू द गुड लक ऑफ द पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो प्री टर्म में है, जिनका सर्विक्स भी ओपन होना शुरू हो गया, इवन 4 सेंटीमीटर यूट्रस का मुंह खुल गया है, मेम्ब्रेन तक जो है वो इंटैक्ट अंदर नज़र आ रही हैं और पक्का लग रहा है कि ये जो है वो प्री टर्म हो जाएगा,
तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को रेस्क्यू सर्कलज की भी ऑफ़र की जाती है। उसमें क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि सर्विक्स को जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए। इसमें 50-50 का रिस्क होता है। खुदा न खास्ता वो मेम्ब्रेन प्रिक हो गई, उसी वक्त वाटर लीकेज हो जाएगा, तो फिर तो प्री टर्म को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर यही सर्कलज हम कामयाबी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैंने बाकायदा, मुझे इसका एक्सपीरियंस है, देखा गया है कि तकरीबन 3 हफ्ते जो है वो डिलीवरी कुछ पेशेंट की डिले हो गई, जिसमें माशाल्लाह उनके बेबीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे डेवलप कर गए और आफ्टर डिलीवरी वो बहुत अच्छा सरवाइव कर गए। जहाँ पे बात आ जाती है मोड ऑफ़ डिलीवरी की, तो ये मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर मेल प्रेजेंटेशन है, मतलब बच्चा ब्रीच है, सर ऊपर है और है भी प्री टर्म, तो ऐसी सिचुएशन में जो सिजेरियन सेक्शन है वो बेस्ट ऑप्शन होता है डिलीवरी के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स या काजेस जो हैं वो प्री टर्म की हो सकती हैं, और उनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनको हम मतलब ख़ुद हमारे अपने हाथ में हैं और हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, और आफ्टर डायग्नोसिस हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। क्योंकि प्री टर्म जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, नॉट फॉर द मदर, फॉर द बेबी ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे प्री टर्म पैदा हो जाते हैं उनको बहुत अरसा जो है वो नीको में भी रहना पड़ता है, और वो बहुत लो बर्थ वेट होते हैं, और इसके अलावा जो है फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी अबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो उनमें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, जैसा कि हेयरिंग लॉस, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनको देखने में भी कोई मसला हो सकता है। उसके अलावा जो है उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो भी बाकी हेल्दी बच्चों की निस्बत उनका आईक्यू लेवल जो है वो कम हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी रिगार्डिंग टू प्री मैच्योरिटी बच्चों में आ सकती हैं, जो कि मेंटल रिटार्डेशन तक जा सकती हैं। तो मेरी ये दुआ है कि जितनी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला हर एक की प्रेगनेंसी को जो है वो पूरी एक हेल्दी वे से टर्म तक पहुंचा दे, ताकि वो भी स्ट्रेस से बची रहें और उनका जो प्रेगनेंसी का एक आउटकम है वो एक हेल्दी बच्चे की सूरत में जो है उनको मिल सके। और प्रेगनेंसी तो वैसे ही एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप जितना ज़्यादा ज़िक्र अल्लाह जो है वो करती रहेंगी, मेरा यकीन है कि आपकी प्रेगनेंसी पे उसका उतना ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो होता रहेगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया है, सब्सक्राइब का सब कुछ भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट करना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। चूँकि हमने टॉपिक किया है प्री टर्म, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ साथ ही जो प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, जो कि एक मेजर काज ऑफ प्री टर्म लेबर है, तो उसको भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं इस दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।